नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। में हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम रियल एस्टेट की रियलिटी में बताएंगे डीडीए के लग्जरी फ्लैट्स और पेंट हाउस के बारे में। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि ज़मीन से जुड़ी किसी भी तरह की चूक ना हो। पहले बात करते हैं डीडीए के लग्जरी फ्लैट्स के बारे में। डीडीए की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, इस स्कीम में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19B में बने पेंट हाउस सुपर एचआईजी के अलावा द्वारका सेक्टर 14 के साथ ही लोकनायकपुरम में बने एमआईजी फ्लैट्स भी शामिल हैं। अच्छी बात तो ये है कि इन फ्लैट्स के लिए डीए पहली बार ई ऑक्शन कर रहा है, जहां ई ऑक्शन की ये प्रक्रिया 5 जनवरी 2024 से शुरू होगी। अब आपको बता दें तो ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को ईएमडी यानी कि ऑर्नेट मनी डिपॉजिट 29 दिसंबर तक जमा करवानी होगी। अक्सर आप देखते होंगे कि आमतौर पर डीडीए पॉकेट में मेंटेनेंस के नाम पर झगड़ा रहता है। हालांकि अब इस झगड़े की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रीमियम स्कीम में डीडीए ने डेली मेंटेनेंस और बड़ी मेंटेनेंस के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की है। अब कहने का तात्पर्य यह इस बात से है कि डेली मेंटेनेंस का फंड हर फ्लैट ओनर को मंथली बेसिस पर चुकाना होगा। साथ ही हर फ्लैट ओनर को पॉकेट की आरडब्ल्यूए का सदस्य अनिवार्य रूप से बनना होगा और पहले इस साल के लिए एक फंड एडवांस में डीडीए फ्लैट की ही कीमतों के साथ ही ले लेगा, क्योंकि याद रहे ये चार्ज फ्लैट के रिजर्व प्राइस में शामिल नहीं किए गए हैं। हालांकि अलॉटमेंट लेटर के समय अलग अलग ब्रेकअप लोगों को दे दिए जाएंगे। आपको बता दें, सभी अलॉटी के लिए यह जरूरी होगा कि वह रजिस्टर्ड एजेंसी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर के सदस्य बने। दरअसल ये एजेंसी कॉमन पोर्शन और कॉमन सर्विस की मेंटेनेंस के मकसद से बनाई जाएगी। वहीं एक पॉकेट में एक ही आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड होगी। साथ ही ऐसी सुविधाएं जो एक से अधिक आरडब्ल्यूए के लिए कॉमन हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर, जिम आदि की डीडीए खुद मेंटेनेंस करेगा। लेकिन फंड दो तरह के होंगे, एक तो अपफ्रंट पेमेंट और दूसरा मंथली पेमेंट मेंटेनेंस चार्ज। अब बात करते हैं अपफ्रंट पेमेंट की। खरीदारों को बता दें, ये फंड फ्लैट की कीमत के साथ ही लिया जाएगा ताकि ये फंड कंसर्न हाउसिंग पॉकेट की सहमति से बड़े मेंटेनेंस वर्क में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि बाद में डीडीए आरडब्ल्यूए के बनने के बाद इस फंड को उसे हैंडओवर कर देगा। वहीं मंथली मेंटेनेंस चार्ज कैसे तय किया जाएगा, तो बता दें आपको कि डीडीए ने लग्जरी फ्लैट्स के मंथली मेंटेनेंस चार्ज भी तय किए हैं। बता दें, ये चार्ज फ्लैट के प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से तय किए गए हैं। साथ ही इसमें 18% जीएसटी भी अलग से शामिल होगा। ठीक उसी तरह यह मंथली चार्ज भी अप फ्रंट पेमेंट के तौर पर 1 साल के लिए ले लिया जाएगा। अगर आरडब्ल्यूए 1 साल तक नहीं बन पाती है तो इसी चार्ज को अगले साल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, एरिया कैंपस की सफाई, कॉमन एरिया में लाइटिंग, लिफ्ट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस, कॉमन एरिया का बिजली बिल आदि आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होगी। ये जानकारी डीडीए के फ्लैट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे कि आप भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकें। सभी जानते हैं, पिछले 1-2 वर्षों से प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। फिर वो चाहे मेट्रो सिटीज़ हो या छोटे शहर, प्रॉपर्टीज़ के दाम इस समय आसमान पर हैं। इसके बावजूद लोग जमकर प्रॉपर्टी खरीद और बेच रहे हैं। साथ ही लोग पुराने घर को बेचकर आधुनिक सुविधाओं वाला एक बड़ा नया और मॉडर्न घर खरीद रहे हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर बहुत बार इम्यूनल प्रॉपर्टी जैसे घर, बंगला, फ्लैट, प्लॉट को खरीदने या बेचने में लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इन परेशानियों की वजह है कई बार लोगों को मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही स्ट्रेस होने के साथ साथ कुछ लोग तो आत्महत्या करने के लिए भी बाधित हो जाते हैं। पहले के पुराने समय में प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री जुबानी और भरोसे पर हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरह का लेन देन एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया में जोखिम भी शामिल होते हैं, इसलिए
देश न्यूज आपसे बार बार ये अपील करता है कि प्रॉपर्टी का लेन देन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या हैं वो बातें जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, सोलर प्रॉपर्टी को स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से बेच सकता है। एजेंट इस दिशा में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का विज्ञापन करना, ग्राहक को ढूंढना, उसे प्रॉपर्टी दिखाना, फिर उसे बातचीत करना, लेन देन करना आदि में काफ़ी समय लगता है। आधुनिक के दौर में रियल एस्टेट की कई वेबसाइट्स हैं जहां से प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जा सकती है। साथ ही ऐसे वेबसाइट्स के माध्यम से संभावित ग्राहक तक पहुंचना अब आसान हो चुका है। पहले उसकी तलाश करने की ज़रूरत विशेष रूप से तो नहीं है, पर हाँ, ये ज़रूर है कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर सेलर की ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरा, सेलर के पास इस बात का विवरण होना चाहिए कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी कब से सेलर के कब्जे में है, जिसके पास पहले उसका ओनरशिप होना चाहिए। इससे जुड़ी जानकारी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से हासिल की जा सकती है। साथ ही संबंधित प्रॉपर्टी पर कई अन्य अधिकार या दावा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेल वैल्यू और प्रॉपर्टी का पीरियड तय किया जाना भी ज़रूरी होता है। ये तो सभी जानते हैं, सेल के लेन देन में सेलर को प्रॉपर्टी के राइट्स खरीदार को ट्रांसफ़र करने होते हैं। इसके लिए एक सेल डीड बनानी होती है और डीड को रजिस्टर भी कराना होता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगभग तरीके से होता है। अगला, प्रॉपर्टी के संबंधित एक एग्रीमेंट मूल रूप से एक खरीदार और एक प्राइवेट सेलर के बीच होता है। इस एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र होता है कि जब तक खरीदार पूरी राशि का पेमेंट नहीं करता है, तब तक प्रॉपर्टी का कब्जा सेलर के पास रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि इस सेल डीड में ओनरशिप ट्रांसफर, पेमेंट के तरीके, पैसे के आदान प्रदान, स्टाम्प ड्यूटी, मिडिलमैन आदि का उल्लेख है। इन सब बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। ये भी गौर करना जरूरी है कि प्रॉपर्टी पर क्या कोई लैंड एग्रीमेंट है या नहीं। हो सकता है आपको बिल्डर इस बात को छुपाए। प्रॉपर्टी के लेन देन के दौरान यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पेमेंट मंथली आधार पर किया जाना है या एक साथ। साथ ही किसी भी तरह के एग्रीमेंट में दोनों पक्षों की सहमति लिखित और तर्क होना जरूरी है। इसीलिए प्रॉपर्टी की खरीदारी करने के दौरान आप इस बात पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। साथ ही लेन देन को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें और उस समय सीमा के भीतर ही प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का निपटारा करें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए हाउसिंग सोसाइटी से परमिशन या नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट लेने से भी समझदारी है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग, सिटी लैंड सीलिंग ट्रिब्यूनल या नगर पालिका से अनुमति भी ले लें। आपको विशेष तौर से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खरीदार को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट कम से कम 15 दिन पहले ही प्राप्त करना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसी भी तरीके के लोन या लोन के सभी मामलों से मुक्त है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रॉपर्टी पर कर्ज है या नहीं, और अगर है तो वह कितना है। लेकिन आपको इस सर्टिफिकेट के लिए चार्ज देना होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह सर्टिफिकेट सेलर के लिए भी अच्छा है। एक आखिरी बात यह है कि यदि संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है तो खरीदार ये मान लेगा कि विक्रेता सभी पे किए जाने वाले लोन, टैक्स और चार्जेस यदि कोई हो तो उसका भुगतान करेगा। आप इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लें और एग्रीमेंट में भी इसका ज़रूर उल्लेख करें। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सभी काम लेन देन पूरा होने से पहले कर लें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में से एक भी कानूनी विवाद का कारण बन सकती है। प्रॉपर्टी की डील करते समय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना न भूलें, साथ ही प्रॉपर्टी के लेन देन का रजिस्टर कराना भी ना भूलें। तो जमीन या बेचने खरीदने के मामले में आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।